तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सी हो सकती है बच्चे के लिए आज के सिनेरियो के हिसाब से? आपने बोला कि सिविल सर्विस का एग्जाम आर्ट्स वाले निकाल सकते हैं, क्या साइंस वाले नहीं निकाल सकते? आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा साइंस वाले गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में मैथ की पकड़ बहुत ज़्यादा है। बट कहते हैं कि साइंस अगर कोई करना चाहता है तो पैसे पहले होने चाहिए। होगा सर, जब तक हैं तब तक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे, लेकिन उनके अंदर जो बच्चे कोचिंग खोल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं 10वीं पास करके 11वीं पास करके, वो बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, फिर बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। टीचर उनको 9th-10th में सही पढ़ा रहा है, उनको ये नहीं पता कि हमको रट्टा लगवाते थे जो 8 तक हमें टीचर पढ़ाते थे। और इस चीज को माइंड में रखो आप लोग कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ऐसी नहीं कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी आप दिलो जान से लगिए हर फील्ड में मिलेगी। मैं कम से कम रेगुलर में 16 घंटा पढ़ा सकता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो मैं 24 के 24 घंटे पढ़ा सकता हूँ। और जितना मैं पढ़ाता हूँ मुझे लगता है मैं उतना ही खुश रहा। मूल कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी। मैं अपने टाइम में शिशु मंदिर में मैंने ऐकिक विधि के सवाल देखे, तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो पहली बात 8 से लेकर के 12 तक की NCERT बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये एक पॉडकास्ट शूट हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ हैं पंकज सर, और पंकज सर एक बहुत अच्छे फैकल्टी हैं और टीचिंग फील्ड के अंदर लगभग 20-25 साल से टीचिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं खुद ना बताते हुए मैं पंकज सर के मुंह से ही सुनते हैं कि आखिरकार पंकज सर अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बताएंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी पड़े। देखो, मैं बताऊंगा तो ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता हूं, लेकिन पंकज सर अपने बारे में आपको शुरू से लेके एंड तक डिटेल में बताएंगे। तो पंकज सर से रिक्वेस्ट करूं, सर आप थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैं पंकज कुमार बरनवाल, एक्स फैकल्टी आकाश। मैंने MSc जो है केमिस्ट्री में और MSc बॉटनी कर रखी है और मेरी पढ़ाई इलाहाबाद से हुई है। मैं वहाँ पर 4 साल रहा हूँ, तैयारी भी किया हूँ और मेरा B.Pharma में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद कुछ कारण रहे जिसको मैंने छोड़ दिया और फिर टीचिंग मेरा पैशन रहा है। वहाँ पर रहकर पढ़ना और पढ़ाना मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और फिर मैं दिल्ली में आकर के यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन विश्वास ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को मैंने ओपन किया। उसका मैं फाउंडर हूँ और उसे मैं चला रहा हूँ। प्लस जो है साथ में और मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, उनके यहाँ भी पढ़ाता हूँ और अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं टीचिंग लाइन बहुत इंजॉय करता हूँ उसे। तो सर मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करी थी कैमरे पे आने के लिए ताकि जो मेरे व्यूवर है ना, वो थोड़े बच्चे हैं अभी और वो चाहते हैं कि हमने अगर 10th पास करी है या फिर हमारे बच्चे ने 10th पास करी है तो 11th में जब वो जा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सी हो सकती है बच्चे के लिए आज के सिनेरियो के हिसाब से? देखिए, जैसा कि आज का सिनेरियो है, हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ लग्जरियस हो और लग्जरियस लाइफ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको अच्छा कोर्स करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कहूँ कि साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है और जो है कॉमर्स स्ट्रीम है, तीनों ही बेस्ट है। डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट अपना टारगेट कैसे लेके चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट CA करना चाहता है तो उसको कॉमर्स लेना चाहिए, उसकी मैथ्स अच्छी है वो उसे लेना। अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है या आर्ट लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं सिविल सर्विस में जा कर के समाज के लिए बहुत अच्छा काम करूँगा, तो वो आर्ट ले ले, उसके लिए कोई बर्डन नहीं है। लेकिन साइंस स्ट्रीम को मैं प्रीफर करता हूँ। क्यों प्रीफर करता हूँ? क्योंकि साइंस स्ट्रीम के लिए सारी लाइनें खुली पड़ी हैं। वो आर्ट स्ट्रीम में भी जा सकता है, वो साइंस स्ट्रीम का जो भी स्टूडेंट होगा वो कॉमर्स और आर्ट दोनों के कोर्स को कर सकता है। जैसा मान लीजिए एक IAS का एग्ज़ाम बच्चा देना चाहता है और वो साइंस स्ट्रीम से है, तो आर्ट के सब्जेक्ट जैसा फिलॉसफी है उसे भी ले करके वो तैयारी कर सकता है। कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स भी आता है, उसमें उसे भी वो देख सकता है, कर सकता है और पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है। तो इसके लिए रास्ते खुले हैं, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि साइंस ही बच्चे ले तो अच्छा है। तो सर जैसा आपने बोला कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आर्ट्स वाले निकाल सकते हैं, क्या साइंस वाले नहीं निकाल सकते? आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा साइंस वाले गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में मैथ की पकड़ बहुत ज़्यादा है। क्या लिंक्ड है मैथ का SSC वगैरह से? नहीं, बहुत ज़्यादा मैथ्स का लिंक है। आप कोई भी इंडिया का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखिए, उसमें साइंस और मैथ्स जो है उसका बेसिक प्लेटफॉर्म है, वो आना ही चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि सिविल सर्विस में CSAT एग्ज़ाम होता है, उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आर्ट वाले बच्चे ही आईएएस विशेष देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ साइंस स्ट्रीम में स्पेशली जो है इतना पेशेंस बच्चे नहीं रख पाते हैं। हालांकि अब मैं देख रहा हूँ 5 सालों से कि साइंस वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है बीटेक करने के बाद भी सिविल सर्विस की तैयारी करके और टॉप 10 टॉप 50 में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन इसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए पेरेंट्स क्या करता है कि मोस्टली केस में 12th पास आउट कराने के बाद वो जेईई मेंस, नीट, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी एमएलटी, बीसीए ये सारे कोर्स दिलाने की कोशिश करता है और जल्दी जल्दी कामयाब बनाना चाहता है अपने बच्चे को। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो ये रीजन है। अच्छा, नहीं ये तो है। और सर अगर मान के चलो कि बच्चे ने साइंस स्ट्रीम ले ली, कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से तो देखो नहीं पड़ती, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो उसके अंदर लगन होनी चाहिए, वो उससे ही पढ़ सकता है। बट कहते हैं कि साइंस अगर कोई करना चाहता है तो पैसे पहले होने चाहिए। साइंस, आपका क्या मानना है इस बात पे? मैं इस बात को मानता हूँ कि साइंस स्ट्रीम बच्चा लेता है तो देखिए, चाहे वो आर्ट करे, चाहे कॉमर्स करे, चाहे साइंस करे, पैसा तो हर स्ट्रीम में लगेगा। अब जो पेरेंट्स पढ़ाता है वो पैसा देगा भी, लेकिन मैं जैसा कि आपसे बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा वीक है, वो पैसा फाइनेंशियली वो नहीं दे सकता है, कोचिंग के पर्पज़ से मेरे पास आए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री और बायो। स्वागत है उस स्टूडेंट का। और मेरे यहाँ हर अक्टूबर 15 अक्टूबर जैसे कि छात्र दिवस के रूप में अब्दुल कलाम की जयंती के पर बर्थडे पे मैं मनाता हूं, और उस दिन टैलेंट हंट एग्ज़ाम रखता हूं। उससे बच्चा आए, उस एग्ज़ाम में बैठे, अगर बहुत अच्छा करता है तो मैं फिजिक्स और मैथ का भी पैसा फ्री कर दूंगा। देख लो आप लोगों के लिए कितनी बेहतरीन सर ने अपॉर्चुनिटी दी है। आप लोग इसको जरूर ग्रैब करना। और ऐसा ही नहीं है कि आप ये वीडियो 2024 में शूट हो रही है तो सिर्फ 2024 में ही एप्लीकेबल होगा। सर जब तक हैं तब तक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होगा जो अक्टूबर में सर कंडक्ट कराते हैं, और सर ने आपको बताया भी था। सर का जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है वो मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आप लोग आसपास के एरिया से आते हैं तो सर के यहाँ जो अक्टूबर में एग्जाम होता है उसको देने आप लोग जरूर जाएं। सर से थोड़ा ये डिस्कशन करते हैं कि सर जैसे कि आप टीचिंग फील्ड के अंदर बहुत दिन से हो, आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि गलियों के अंदर जो बच्चे कोचिंग खोल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं 10वीं पास करके 11वीं पास करके, वो बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं या फिर बच्चों का भविष्य बना रहे हैं? और पेरेंट्स ये गलती जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उनको गलती ये रोकनी चाहिए कि उनका बच्चा वीक पढ़ सकता है या फिर मतलब कमजोर पढ़ सकता है? और फिर ऐसी सिचुएशन भी आती है कि पेरेंट्स ना ट्यूशन ही छुड़वा देता है जब बच्चा फेल वगैरह हो जाता है। तो आपका क्या मानना है, क्या 10वीं पास वालों से पढ़ाया जाए या फिर एक प्रोफेशनल टीचर से पढ़ाया जाए? ये बहुत गलत होगा कि हर 10वीं जो पास बच्चा है जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसके पास नॉलेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे 10वीं पास बच्चे भी हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है तो मजबूरी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनके पास टैलेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जो 100% में 90% जो बच्चे हैं वो 10वीं के पास और 12वीं के बाद कोचिंग क्लासेस देना शुरू कर दे रहे हैं। जैसा कि इसमें कुछ लगता नहीं है, आपको पता है कोई भी बिजनेस करिए तो उसमें रिसोर्स लगते हैं, कहीं जॉब करिए तो उसमें जाना आना होता है, टाइम लगता है, कंज्यूम होता है टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप 3-4 हज़ार में रूम ले लीजिए, सेटअप करिए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो इसलिए ईजी पड़ता है स्टार्ट करना कोचिंग क्लासेस। अच्छा, दूसरी बात कि जो आसपास का जो सोसाइटी है वो चाहता है कि कम से कम फीस में हमारे बच्चा जो है पढ़ ले। तो सबसे बड़ी सोच ये पेरेंट्स की सबसे गलत है। ये 300 रुपये में, 400 रुपये में, 500 रुपये में ये जो पढ़वाना शुरू कर देते हैं और उनको इससे मतलब नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। दूसरी बात, वो सोचते हैं हमारे बच्चे को ज़्यादा टाइम मिले। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो नए यंग टीचर हैं वो क्या करते हैं, 2 घंटे बच्चे को बिठा देते हैं। पेरेंट्स इस बात से खुश होता है कि हमारा बच्चा 2 घंटा वहाँ बैठा हुआ है। जब वो 9th क्लास में आता है, पेपर बिल्कुल अलग आता है, क्रिएटिव क्वेश्चंस बन के आते हैं एनसीईआरटी से, और वहाँ बच्चा वो फेल हो जाता है। माइंड उसका जो है डिस्टर्ब आता है। फिर वो सोचता है, फिर उस टीचर के बारे में सोचता है, कहता है वाकई में उसने मेरा फ्यूचर ख़राब कर दिया। फिर कई सारे टीचरों के बारे में पूछता है, फिर जज करता है उसके बाद, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। इसके बाद वो आता है और फिर सही डिसीजन लेकर के पढ़ता है। ऐसा नहीं है हारा हुआ इंसान सफलता नहीं प्राप्त करता है। फिर वो बच्चा फेल होने के बाद अच्छे से 12th करता है और एक अच्छी कामयाबी की तरफ जाता है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से, आप सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें जो गली में दीदी लोग हैं। सारी दीदियां, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जो यंग टीचर हैं अपने रिसोर्स के लिए बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ उनके पास न जाएं, किसी से पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th
ही जो है किसी भी कोर्स के लिए एक बेसिक फाउंडेशन का काम करता है और फ्यूचर बनाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि आप इस गलती को मत दोहराएं। तो सर आप मेरे को ये बताओ, अब आपने देखो कितनी अच्छी नॉलेज दी बच्चों को कि पढ़ो, ऐसी बात नहीं है कि आप दीदी वगैरह से मत पढ़ो, लेकिन उनके पास एक नॉलेज तो होनी चाहिए जिससे कि आपको 9th 10th 11th 12th में जाके प्रॉब्लम ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लॉजिकल होते हैं। आप लोग बोलते हो ना 9th 10th में जाके 11th में जाके 12th में जाके कि बुक से ही नहीं आया। अब दिक्कत पता है कहाँ पे होती है, आप लोगों ने बुक तो पढ़ी नहीं होती, रीड आउट नहीं करी होती सर बच्चों ने बुक, और वो वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। और फिर दोस्त किसको देते हैं? टीचर को। टीचर उनको 9th 10th में सही पढ़ा रहा है, उनको ये नहीं पता कि हमको रट्टा लगवाते थे जो 8th तक हमें टीचर पढ़ाते थे, उसके बाद 9th 10th में चलता है लॉजिकल, और वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। अब सर मेरे को ये बताओ आप कि जैसे कि 11th 12th में चलो बच्चे ने साइंस ले ली, IIT कर ली, नीट कर ली, चलो ये तो अलग ऑप्शन है। बहुत से बच्चे ना साइंस साइड लेके अपने फील्ड से हट जाते हैं, क्या सही करते हैं गलत करते हैं? कई बार ऐसा होता है इनका मोटिव चेंज हो जाता है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लेना चाहूँगा कैमरे के सामने, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो 12th मुझसे साइंस में पढ़ा, इसके बाद जामिया से उन्हें BA मास कम्युनिकेशन किया और MA उसने हिंदी में किया, और आज उड़ीसा में वो KVS में सेलेक्ट है, PGT हिंदी में सेलेक्ट है वो। आप बताइए, वो साइंस से 12th करता है, BA मास कम्युनिकेशन करता है, MA हिंदी से करता है, उसके बाद भी वो कामयाबी लेता है। मतलब उसके हर जर्रे जर्रे में, ब्लड में पूरा पैसन है कि मुझे कहीं न कहीं कुछ समाज के लिए करना है, और वो हिंदी से MA करके एक अच्छा टीचर बनता है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही होनहार बच्चा है। इसी तरह से एक और बच्चा है मेरा है, वो भी ऐसा ही करता है। उसको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी थी, कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से नहीं कर पाया। 12th साइंस से पढ़ा, BA मास कम्युनिकेशन जामिया से करता है, उसके बाद MA मास कम्युनिकेशन करता है, और अभी वो मीडिया में है और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। उसका पैकेज इस समय 7 लाख रुपीज़ का है, आप समझिए। तो ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि साइंस से आपने कर लिया है तो साइंस से ही आगे आपको लाइफ में जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी के कहने से ले लिया, हमने अपने आसपास के सराउंडिंग को देख करके ले लिया, लेकिन मन कहीं और था जाना। तो इस तरह से ऐसी नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी आप दिलो जान से लगिए, हर फील्ड में मिलेगी। सर कामयाबी तो देखो हर फील्ड में बच्चे को मिल ही जाती है, ऐसा नहीं है मिलती नहीं है, बस उसके लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल का यूथ ऐसा होता जा रहा है कि मेहनत नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आप स्टेट गवर्नमेंट को दोष दे लो या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे लो, उससे कुछ होने नहीं वाला। आप लोग अपने अंदर स्किल तो पैदा करो, आपको जॉब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, इस चीज़ को माइंड में रखो आप लोग कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब हर कोई कर लेगा और प्राइवेट जॉब पे कोई जाएगा ही नहीं, तो प्राइवेट जॉब वालों के तो जो बिजनेस है वो ही बंद हो जाएंगे। सर और आपने बताया कि आप केमिस्ट्री और बायो पढ़ा रहे हो बहुत दिन से, तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? मेरा केमिस्ट्री है, फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है मेरा। आपने फर्स्ट टाइम जो पढ़ाना शुरू करा था वो केमिस्ट्री में पढ़ा था? फर्स्ट टाइम मैंने साइंस पढ़ाया था, क्योंकि मैं दिल्ली के लिए तो नया ही था। अच्छा। तो 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया दिल्ली में, और 2005 से होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। 2008 में मैंने फाउंडेशन विश्वास ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का डाला, और मैं पहले जॉब करता था, पहले स्कूल में पढ़ाता था, इसके बाद मेरी जॉब चंडीगढ़ में लगी। मैं चंडीगढ़ की जॉब छोड़ करके मैंने कहा नहीं, मुझे टीचिंग ही अच्छा लगता है और मैं अपनी टीचिंग में ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है इसमें। कहते हैं ना, जो काम अच्छा लगे वो काम करना चाहिए, तो मुझे इसमें बहुत सुकून लगता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपसे, मैं कम से कम रेगुलर मैं 16 घंटा पढ़ा सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं 24 के 24 घंटा पढ़ा सकता हूँ। और जितना मैं पढ़ाता हूँ मुझे लगता है मैं उतना ही खुश रहता हूँ, तो मुझे इसी में मज़ा आता है, इसलिए मैं इसको प्रिफ़र करता हूँ टीचिंग को। और केमिस्ट्री जो है, बच्चों को मैंने देखा कि बहुत समस्या आने लगी है ना, तो मैंने कहा कि क्यों ना, मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो एक कोचिंग मेरे पास में ही थी, मैं वहाँ गया पढ़ाने, तो बच्चों ने कहा कि सर आज तक हमें ये सारी चीज़ें तो किसी ने बताई नहीं थी। जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी। मैं अपने टाइम में शिशु मंदिर में मैंने ऐकिक विधि के सवाल देखे थे, तो उसमें मोल कंसेप्ट उसी बेस पे मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा बच्चों, 5 रुपये में अगर 10 आम मिलता है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? तो बच्चों ने जवाब दे दिया। तो मैंने वैसे ही कहा कि जब 44 ग्राम 44 ग्राम के लिए 1 मोल है, तो आप बताइए आधे मोल के लिए कितना ग्राम होगा? बच्चों ने तुरंत बताया 22 ग्राम। तो मैंने आधे का आधा मोल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? उन्होंने कहा 11 ग्राम। मैंने कहा आपको केमिस्ट्री आ गई, आज के बाद केमिस्ट्री से नहीं डर लगेगा। और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे जो पढ़े हैं वो आज भी रिकमेंड करते हैं कि जाइए पंकज सर के बाद पास, वो केमिस्ट्री आपको अच्छा से समझाएंगे।
सर अगर बच्चा मतलब पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा टीचिंग फील्ड में जाए, तो आपको पढ़ाते हुए 20-25 साल तो हो ही चुके हैं, प्लस ही हुए होंगे। कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को टीचिंग फील्ड में उतार सकता है, मतलब किस किस दौर से निकलना पड़ेगा? अब अगर वो +2 साइंस से कर रहा है तो साइंस के सब्जेक्ट को अच्छा वो कर ले। एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो एजुकेशन में भी देखिए प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होता है और सेकेंडरी लेवल का होता है, मींस आप कह सकते हैं टीजीटी और पीजीटी होता है। तो पीआरटी के लिए बच्चे को डीएलएड करना पड़ेगा और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है और पीजीटी के लिए फिर उसके पास बीएड और एमएससी होनी चाहिए या एमए होनी चाहिए, मास्टर डिग्री मीन्स होनी चाहिए। अब जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, तो पहली बात 8 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, प्लस 9-10 की जो मैथ है वो कई बार आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। 9-10 का मैथ सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं काम आता है, जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव बेस में होते हैं उन सब में काम आता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं 9-10 ही नहीं बल्कि 6, 7, 8, 9, 10 कि अच्छे से आरडी शर्मा का स्पेशली अगर बुक सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सर अगर अच्छे टीचर की पहचान करनी हो तो कैसे हो सकती है? आजकल बहुत से टीचर रिजल्ट तक छाप देते हैं और कभी कभी चेक करने पे मिलता है कि पिछले साल का रिजल्ट छाप रखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात को। देखिए रिजल्ट, ये अच्छा रिजल्ट आना मैं टीचर की पहचान नहीं मानता हूँ, आप समझिए बात को। मेरे क्योंकि ऐसा अक्सर होता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो खाली रिजल्ट देखते हैं, किस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया या किस टीचर ने रिजल्ट छापा। अब उससे होता क्या है कि पेरेंट्स एकदम से 5 जनों को और राय दे देते हैं कि आप उसके पास जाओ, बढ़िया है। तो मैं वही तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छे टीचर की पहचान कैसे है? पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, मार्क्स को देख करके आप ये डिसाइड मत करिए कि ये टीचर अच्छा है या ये बच्चा अच्छा है। मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो 70% और 80% वाला बच्चा होता है ना वो ऑलराउंडर होता है, वो किसी फील्ड में जा सकता है। लेकिन जो 100% वाला बच्चा होता है ना वो सिर्फ पढ़ाकू होता है, उसे अदर, ये बुरा नहीं कोई मानेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे अदर एक्टिविटी नहीं आती है। आप चाहे उसे खेल खिला लीजिए, चाहे उसे कम्युनिकेशन स्किल की बात करा लीजिए, चाहे उसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और अदर एक्टिविटी में आप पूछ लीजिए, उसे कुछ नहीं आता है उसे। लेकिन जो 70 से 80% वाला बच्चा है वो क्रिकेट भी देखना पसंद करता है, वो फुटबॉल खेलना भी पसंद करता है, वो अदर एक्टिविटी को भी बहुत पसंद करता है। तो मैं उसको प्रीफर करता हूँ कि 70 से 80% वाला बच्चा वो फ्यूचर में कामयाब भी रहता है वो। अच्छा, जैसा कि आपने पूछा कि एक टीचर की क्या पहचान है, वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता है, बेसिक चीज़ों को पहले फाउंडेड करेगा, उसके बाद जब भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर देगा। ये इसकी पहचान है अच्छे टीचर। सर आप मेरे को एक बात बताओ, आपको बहुत दिन हो गए इस फील्ड के अंदर, टीचिंग फील्ड के अंदर पढ़ाते पढ़ाते, और आपने अलग अलग एरिया के अंदर पढ़ाया होगा, बाकी टीचर भी अवेलेबल हैं एरिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि टीचर अवेलेबल नहीं है। तो आप उनके कंपैरिजन में कैसे अच्छे टीचर हो? मतलब कौन सी क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जो आपको उनसे अच्छा बनाती है? सही बात पूछा आपने। पहली बात तो मैं बच्चों को मना करता हूँ कि मैं अभी नोट्स नहीं दूंगा, पहले पढ़ा लूँगा, उसके बाद आपकी ज़रूरत अगर है तो मैं नोट्स दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। दूसरी बात, मैं मैक्सिमम कोचिंग में वो नोट्स दे देते हैं और नोट्स के जो कंटेंट होते हैं, जो टाइटल होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट जो भी किताबों में लिखा हुआ उसको बोल करके वो पढ़ा देते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा करके, जैसा कि मैं कोई सा आप केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, इन सबको पहले डेप्थ में ले आता हूँ, इन पर क्वेश्चंस कराता हूँ। पहले क्वेश्चन जब बच्चा करता है तो उससे समस्याएँ आती है, समस्याएँ जब आती है तो पूछता है, पूछने के बाद वो कहता है हाँ सर अब आप मुझे क्वेश्चन दीजिए। जब वो कहता है ना कि अब आप क्वेश्चन दीजिए, तब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और आई थिंक वो बच्चा भी खुश हो जाता है और कहता है सर मैं अब सीख रहा हूँ। ये चीज़ है, मैं टाइम देता हूँ बच्चे को, जब तक वो सीख नहीं लेगा तब तक मैं आगे वाला चैप्टर या आगे वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूँ। और मैं 1 साल में इसी तरह से पढ़ा करके 3 बार कोर्स भी ख़त्म करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं, मेरा जून में जो है वो 2 बार मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, 11th और 12th दोनों को। और जो 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, मैं एक छोटी क्लास भी रखता हूँ अपने पास 6, 7, 8 का। इसलिए रखता हूँ क्योंकि किसी भी टीचर को देता हूँ ना तो वो पढ़ाता नहीं सही से, तो मैं उनका फाउंडेशन बनाने के लिए मैं 1 घंटे की क्लास ज़रूर लेता हूँ। जैसे इंग्लिश ग्रामर की हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गया। बच्चों को 9th में चले जाते हैं, उन्हें ग्लूकोज का फार्मूला नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है? मैंने ढूंढा तो मैंने पाया कि बच्चों ने कभी सीखा नहीं, कभी उन्हें बताया ही नहीं गया।
वो इक्वेशन जो है वो कभी उन्हें पता ही नहीं चल पाई कि हाँ यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें कुछ पता ही नहीं है। तो मैं और टीचरों के कंपैरिजन में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चे को ये समझ में आए। और दूसरी बात है, मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा टीचर तभी हूँ जब सामने वाला टीचर पूछ दे मेरे बच्चे से कि भाई आप पढ़ते किससे हो। वो मेरी फीस वसूल हो जाती वहीं पर जब वो टीचर पूछ लेता है कि आप किस टीचर से पढ़े हो, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो मेरी फीस है और वो मेरा अच्छा बनाया हुआ स्टूडेंट है। नहीं, ये तो बात सर बहुत बढ़िया कही आपने। खुशी वहीं से होती है, माँ बाप की भी खुशी वहीं से उड़ जाती है जब ये सुनते हैं कि भाई किसका बेटा है, अगर कोई अच्छी पोस्ट पे है तो। सर जैसे कि अक्सर हम देखते हैं, आपने बोला कि आकाश में मैंने पढ़ाया हुआ है 2016 हाँ 2016 में। तो सर नीट और आईआईटी में कितनी परसेंटेज रहती है बायो और केमिस्ट्री की, और बच्चे को किस हद तक उनको टाइम देना चाहिए केमिस्ट्री और बायो के लिए? देखिए 180 क्वेश्चंस होते हैं नीट के लिए, जिसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं बायो के, बॉटनी और जूलॉजी जो बायो के कंटेंट में आएगा, और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, और 45 जो होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं। अभी 2 स्टूडेंट मेरे रहे हैं जो कि 90 में से 89 क्वेश्चंस वो बायो के सही किए हुए हैं, और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। वो 10th क्लास में वो 88 मार्क्स लाए थे साइंस में, और नीट में 90 में से 89 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि परसेंटेज मायने कोई नहीं रखता है। आगे आपकी मेहनत, आपकी रणनीति, आपकी गाइडलाइन, आपकी गोल ये डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में कितना कामयाब बनना है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा। और जेईई मेंस की मैं बात करूँ तो उसमें जनरल कास्ट के लिए 76% बोर्ड के मार्क्स होने चाहिए, और एससी कैटेगरी के लिए 60% होने चाहिए, तभी वो बैठ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है सर, बच्चों को कितने घंटे देने चाहिए बायो और केमिस्ट्री के लिए? अगर मान के चलो आईआईटी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में से तो केमिस्ट्री आएगी आईआईटी में, बिल्कुल आएगी। और नीट की बात करें तो दोनों आएंगे, आप जो पढ़ाते हो सब्जेक्ट। तो अगर नीट में पढ़ रहे हैं बायो केमिस्ट्री दोनों, तो कितना टाइम देना चाहिए? और आईआईटी में कर रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को कितना टाइम देना चाहिए? नीट के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 बार बायो की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ लेनी चाहिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 20 से 25 बार। जब तक वो 20 से 25 बार पढ़ेगा नहीं, 90 में से 90 मार्क्स नहीं आएंगे। और जो उसका टारगेट है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका एम होता है कि दिल्ली में मौलाना आज़ाद कॉलेज मिले मुझे, ठीक है, एम्स मिले। इसके लिए 700 मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है मौलाना आज़ाद मेडल के लिए, और एम्स के लिए 710 प्लस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको मान के चलिए कि अगर आप 12th में हैं तो आप एक रणनीति बना के चलिए कि आपका बोर्ड का भी परसेंटेज अच्छा रहे, और आपका नीट का भी जो मार्क्स है, जो स्कोर है, वो भी अच्छा रहे, और नियर अबाउट सिलेक्शन आप रहें या हो ही जाए सिलेक्शन। तो इसके लिए मिनिमम मान के चलिए, अगर कोचिंग करते हैं आप तो कोचिंग के आने के बाद आप रिवाइज करिए, और आप एक सब्जेक्ट पे मिनिमम 1.5 आवर आप फोकस करिए। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। सर, एक पेरेंट्स की मेंटलिटी आपने देखी होगी, आपकी भी उम्र हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपने मेंटलिटी देखी होगी पेरेंट्स की कि मतलब ये कहते हैं कि अगर आपको लखपति, करोड़पति या फिर अच्छा खासा अमीर इंसान बनना है तो आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। तो कहीं लाई करती है, ये लिंक होता है कहीं इस बात में? ये बात जो है मैं सही 100% नहीं मानता हूँ। हाँ, डिग्री होना इसलिए ज़रूरी है, ये एक गेटवे है। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम कहीं एंट्री नहीं ले सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए, अगर मैं आज एमएससी नहीं किया होता तो मुझे स्कूल में चांस नहीं मिलता है। उसी तरीके से मान लीजिए 10th है, 12th है, बीए है, बीएससी है, एमएससी है, अगर कोई नहीं किया है तो वो पढ़ा रहा है, अपने ज्ञान के बेस पे पढ़ा रहा है, लेकिन उसके ज्ञान पे उस दिन चिन्ह लग जाएगा जब लोगों को पता चल जाएगा कि इसने ना ही बीएससी किया है ना ही एमएससी किया है। हालांकि ज्ञान से डिग्री का कोई रिलेशन नहीं है, ज्ञान खुद कमाया जाता है। उसको आप पढ़िए, समझिए, रिसर्च करिए, व्यवहारिकता में लाइए, वो ज्ञान होता है। लेकिन जो डिग्री की बात है, वो देखिए इंस्टीट्यूशन इसीलिए खुले हैं कि डिग्री देंगे वो। जब आप क्लास करेंगे तो क्लास करने से, डिग्री लेने से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता। जैसे मैनर आता है, डिसिप्लिन आता है, हम समाज को जानते हैं, हम दुनिया को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में रूबरू होते हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक है, हाँ, ये गलत है कि डिग्री ही सब कुछ है, ये गलत है, मैं इस बात को कहूँगा। नहीं सर, ये बात तो ठीक कह रहे हो आप। डिग्री बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको कि करियर बना के बैठे हैं,
बिजनेस स्टेबल करके बैठे हैं लेकिन डिग्री नहीं है, बिल्कुल। कुछ ऐसे हैं 12th पास करके बैठे हैं लेकिन फिर भी स्टेबल हैं। ये तो सर से मैं आपको इसलिए पूछवा रहा हूँ ताकि आपको ये एहसास हो सके कि कोई एक्सपीरियंस टीचर आपके सामने बैठा है और वो तक डिग्री की बात कर रहा है कि अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 100% ये ठीक नहीं है कि आप लोगों के पास आपकी डिग्री होनी जरूरी है। अब सर मान के चलो आपने बोला था कि एक लड़का है वो ज्वाइनिंग करना चाह रहा था क्रिकेट के अंदर, और आजकल तो क्रिकेट का स्कोप कितना ज़्यादा हो चुका है। छोटे छोटे जो मतलब हैं तो मेहनत गेम में ज़्यादा लगती है, जैसे फुटबॉल वगैरह हो गए, हॉकी वगैरह हो गए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसमें बंदों को चांस नहीं देती। तो आप क्या कहना चाहोगे, इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ नोटिस छोड़ना चाहोगे कि इनको भी नोटिस करना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि एक एरिया या जोन बनाएं उसमें, और वो देखें स्कूल लेवल पे वो काम करें, स्कूल में जा कर के पता करें कि हाँ स्कूल में, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी है हम स्कूल से ही स्टार्ट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट है या कौन सा प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलता है, तो हमें स्कूल में जा कर के पता करना चाहिए, और प्रिंसिपल से या जो वहाँ पे पीटीआई हैं, गेम टीचर है, उनसे पता करें कि कौन इंटरेस्टेड है। अगर वो बहुत अच्छा खेलता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों को प्लीज़ चांस मिलना चाहिए। जो मेरा स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता था और अभी भी खेलता है, जब उसको टाइम मिलता है तो खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। उसको चांस मिला होता तो आई थिंक आज भी वो 20-20 मैच वनडे खेलता हो, लेकिन नहीं मिला। खैर, लेकिन आज वो फ्यूचर में कामयाब है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कामयाब है, उसके पास टैलेंट है, वो कामयाब है। लेकिन जो ऐसे बच्चे अभी रह गए हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा है और अच्छा खेलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि वो स्कूल में जाके विजिट करें और इन बच्चों को मौका दें। सर, आजकल की मेंटलिटी एक और देखने को मिलती है कि कहते हैं कि आपके हाथ की कलाकारी तो कुछ भी कर सकते हो, वरना पढ़े लिखे तो सिर्फ नौकरी करते घूम रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो कहने को है, समाज है, सोसाइटी है, बहुत कुछ कहते हैं। आप उनकी बातों पर जाएंगे तो आत्महत्या तक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसी बातों को सुनना ही नहीं है। मेरा मानना है कि आप अपने काम में इतना बिजी हो जाइए, इतना बिजी हो जाइए कि सामने वाला जब आपसे मिले तो आप कहे, सर आप दिखाई नहीं देते हो, आप कहाँ रहते हो, आप तो ईद के चाँद हो गए हो सर। जब वो ऐसा बोले ना तो समझ जाना कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। और लोगों का काम है कहना, ठीक है। जब आपके बारे में ज़्यादा लोग पूछने लगें, ज़्यादा कहने लगें और बुराइयाँ करने लगें, तो समझ जाना आपका रास्ता सही है, आप सही चल रहे हो। मेरा तो ये मानना है। सर, अभी लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, आपके हर इंसान की अलग अलग चॉइस है, बिल्कुल अपना अलग अलग मतदान करने का सबको अधिकार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी राहुल जी ने बोला था कि हर बच्चे को नौकरी देंगे। क्या कांग्रेस ने पहले भी करा है कि नौकरी दी है, अपनी चीज़ों पे अमल रही है, या फिर आप इंडियन गवर्नमेंट को क्या नोटिस देना चाहोगे जो आज के समय में प्रधानमंत्री हैं या फिर आने वाले समय में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी दे कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वैकेंसी निकल सके, ठीक है, या फिर पढ़ाई के अंदर कन्वर्जन कर सकें, जैसे कि आज के टाइम में कोर्स बहुत रिड्यूस कर दिया है। क्या एक्शन सही है उनका कोर्स रिड्यूस करना? पहली बात तो मैं एक अध्यापक हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूँ। मेन चीज़ यही है। मैं जो है क्वेश्चंस का काउंटर इफेक्ट करके मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल को या राजनीतिक दल से करते मैं संबंधित नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे सबका विकास चाहिए बस, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसका बेस देखिए, इंडियन गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए। जैसा कि देखिए, आज के पहले डेथ होती थी 70-80 प्लस की एज में, अभी क्या है, जो एज है वो घट गया है, 50-60 में लोगों की डेथ हो रही है। तो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। इसका मतलब जब एज हमारा कम हो गया है तो जो कोर्सेज होने चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ 10+2 करने के बाद मैं 10 साल तैयारी करूँ, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लूँ, तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई फिर तो 50 की एज में। तो गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि 10+2 करने के साथ ही जो मेडिकल का बच्चा है उसे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाए, ताकि 2 साल का ही ट्रेनिंग दिया जाए, 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाए और एक छोटा सा कोर्स का नाम से दे दिया जाए, और अपना वो जो है कुछ न कुछ काम अपना करना स्टार्ट कर दे, ताकि अपनी लाइफ स्टेबल कर पाए। क्यों? क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन में कितनी गवर्नमेंट जॉब निकाली जा सकती है। दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो भी नई आने वाली होती है वो कहती है कि मैं सबको जॉब दूंगा। उनका ये एजेंडा होता है लोगों को भ्रम करना कि हम जॉब देंगे। जॉब कहीं किसी को मिलता नहीं है, अपने टैलेंट के बेस पे जॉब लेना होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक अच्छे कोर्स की तरफ जाइए, अच्छा कोर्स सेलेक्ट करिए, हमेशा कामयाब रहेंगे।
अब सर मैंने पूछा भी आपसे इसलिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, जो यूथ होता है हमारा, वही टेंशनों में रहता है कि आगे चल के लाइफ कैसे जीनी है, क्योंकि माँ बाप तो 50-55 साल के हो ही चुके हैं। यूथ ही मेन होता है, यूथ ही नई गवर्नमेंट चुनता है, इसलिए जो भी नेता होता है आपने यूथ की तरफ फोकस करता हुआ देखा होगा। हाँ, अब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये आशा लगा के बैठे हैं कि उनको जॉब मिलेगी अगर ये गवर्नमेंट आती है तो क्या आशा लगा के बैठना ठीक है उनके लिए, या फिर लाइफ में रोज आना नया कदम रख देना चाहिए? देखिए, इंतज़ार तो कभी किसी का करना ही नहीं चाहिए। ये जो समय चला जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। जो पल है जिसे कहते हैं, जो सेकंड जो है, इसको अच्छे से एंजॉय करिए और अपने लाइफ में टारगेट जो बनाए हैं उसको आगे लेकर चलिए। गवर्नमेंट आज है, फिर एक बार और गवर्नमेंट आएगी, उनकी जो पॉलिसी अलग अलग होती है, कभी पॉलिसी बदलती है, कभी कुछ होती है। मैं एजुकेशन से संबंधित हूँ। एजुकेशन में कई बार ऐसे देखा है जो 3-3 साल लग जाते हैं, जिसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ये बहुत गलत है। तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके रिजल्ट बहुत डिले आते हैं और बहुत बच्चे जो इंतज़ार करते हैं, फिर वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो जो है जो एग्ज़ाम हो उसका रिज़ल्ट जल्दी आए। अभी मेरी एक रिलेटिव हैं जिसका नाम प्रियांशु बर्नवाल है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, KVS में सिलेक्शन हुआ, उनका रिज़ल्ट 3-4 महीने तक डिले रहा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन हो गया उनका। तो बहुत खुशी की बात है। इस तरह से जो है बच्चा जो है डिमोटिवेट होता है जब रिजल्ट नहीं आता है एग्ज़ाम के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। मैं सबसे अच्छा मानता हूँ कि UPSC का हर साल पेपर होता है, हर साल टाइम पे रिजल्ट आता है। ठीक उसी तरीके से सभी एग्ज़ाम जो है ऐसे ही होने चाहिए और हर साल ये डिसाइड भी होना चाहिए कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, इतना प्लस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए, ताकि जो युवा हमारा है वो डिमोटिवेट ना हो और गलत रास्ते पे ना जाए। सर जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा कि उसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो। यूथ लगा पड़ा है, मतलब पढ़ाई में तो ध्यान नहीं है आजकल की, बस फालतू की बातों में ध्यान है। तो किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, या फिर पेरेंट्स को ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ाना चाहिए या उनका टाइम मैनेजमेंट कर देना चाहिए? देखिए, बच्चे जो हैं पहले और अभी में अभी सर मैं बात बताऊं आपको, अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे और अभी खत्म हुए हैं। मैंने ना यूथ को ये फालतू की बातें करते बहुत सुना, काम की बातें नहीं। 10th के पेपर खत्म हुए, बच्चों के उल्टी सीधी न्यूज़ें डाल रहे हैं या फिर उल्टी सीधी बकवासबाजी कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, मैं उसको वोट डाल दिया है। और सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम रील वगैरह हो गई, यूट्यूब पे छोटे छोटे वो हो गए, फालतू की बकवासबाजी करनी हो गई। ठीक है, ये यूथ को इनमें टाइम देना चाहिए, अपनी स्किल डेवलप करने में टाइम देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बताओ बच्चा किस तरीके से करे? बात हम यहाँ टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, अब तो और केवल मोबाइल चलाना, बच्चों से बातें करना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भविष्य है वो मोबाइल चलाने से और उल्टी सीधी बातें करने से तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितने सीटें कितनी आएंगी, कहाँ आएगी। आप 15 मिनट चर्चा करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप 24 घंटा चर्चा करिए, ये सही बात नहीं है। अगर चर्चा करना ही है तो आप अपने कॉन्सेप्ट पर चर्चा करिए। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आप कैसे पढ़ेंगे। आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो आपके कॉलेज का टाइम, आना जाना, प्लस अगर रिसोर्स की ज़रूरत है तो उसके लिए अपने अंदर स्किल डेवलप करें, चाहे वो स्किल किसी भी तरीके का होगा। हो सकता है कि आप 4 घंटे काम मैकडी में जो है जा करके सर्विस दे करके भी आ सकते हैं, वो आपकी स्किल है। आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छे से बोल करके वहाँ पर एज ए ट्रेनर कहीं पे काम कर रहे हैं जो है कॉल सेंटर में। तो आप अपने अंदर स्किल डेवलप करें और टाइम को मैनेजमेंट करें, और यही स्किल आप में जो होगी वो आपको कामयाब करेगी। तो मेन चीज़ है यार, आप लोग अपनी स्किल डेवलप करो। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सर को आप लोग थैंक यू बोलना, सारे लोग कमेंट में, सर आपका इंतजार करेंगे। और आप सर का जो एग्जाम होता है अक्टूबर में, उसको बिल्कुल भी मत मिस करना। 15 अक्टूबर को नाम टैलेंट हंट एग्जाम है, टैलेंट हंट के नाम से। आप लोग जिनकी थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो क्रिटिकल है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सर के पास पढ़ सकते हो। और अभी भी जून में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है 11th क्लास के बच्चों के लिए केमिस्ट्री और बायो, वो आके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो भी आसपास के एरिया में रहते हो वो देख लेना, नीचे मैंने एड्रेस डाल रखा है सर का, और सर का फ़ोन नंबर भी मैं दे दूंगा। बाकी फ़ोन नंबर तो नहीं दूंगा, आप लोग परेशान करोगे, सर कहीं ना कहीं ट्यूशन में पढ़ा रहे होंगे तो खाली एड्रेस ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो आप सर से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सर उसका 100% जवाब देने की कोशिश करेंगे।